डिवीजन Z इज अ प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूसेस फॉर प्रोडक्ट A B C and D। जो डिवीजन Z है वो 4 प्रोडक्ट बनाता है ABCD। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द एक्सटर्नल मार्केट ऑल्सो। और जो हर प्रोडक्ट है वो एक्सटर्नल मार्केट में भी सेल किया जाता है। और इन 4 प्रोडक्ट का डाटा दे रखा है हमारे पास। ये सेलिंग प्राइस है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, यानी एक यूनिट के लिए जितने लेबर आवर्स चाहिए ये वो दे रखा है। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट डी है वो जो डिवीज़न वाई है वो मांग रहा है। कह रहा है डिवीज़न वाई की मेरे को भी रिक्वायरमेंट है, तो पहले आप मेरे को दे दो। तो कितना मांग रहा है वो? 2500 यूनिट मांग रहा है प्रोडक्ट जेड डी की। और तो पहले हम क्या करेंगे, अब घर में जो है एक डिवीज़न वाई है उसको चाहिए, या तो आप मार्केट में बेच लो या तो घर में बेच लो। तो भाई पहले तो हम घर वालों की डिमांड पूरी करेंगे ना। अगर घर में ही कलेश मचेगा तो बाहर हम क्या तरक्की कर पाएंगे। तो इसलिए हम पहले डिमांड किसकी पूरी करेंगे? जो ये डिवीज़न वाई है उसकी डिमांड पहले पूरी करेंगे। इधर देखा था मैक्सिमम सेल्स इन द एक्सटर्नल मार्केट आ रही है। कह रहा कि मैक्सिमम सेल्स यानी बाहर में इसकी डिमांड इतनी है। ये नहीं कह रहा कि इतनी बिक जाती है, कि अगर मैं इतनी बना दूँ तो मेरी इतनी बिक जाएगी। वो ये कह रहा है कि मतलब डिमांड हमारी इतनी है, इस तरीके की कुछ। तो ए की बता रखी है 2800, बी की 2500, सी की 2300 और डी की 1600, यानी घटते हुए क्रम में बता रखी है। इनके जो एक्सटर्नल मार्केट डिमांड है वो बता रखी है। कह रहा है कि जो डिवीज़न वाई है इंस्टेड वो कि डिवीज़न जेड से खरीदता है, अगर वो बाहर में से खरीदता है तो उसको 125 रुपये का पड़ जाएगा। फिर कहता है व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ 2500 यूनिट्स ऑफ डी इफ द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिवीज़न जेड आर 20,000 आवर्स। कह रहा है कि अब हमें ट्रांसफर प्राइस बताओ कि किस ट्रांसफर प्राइस पे जो डिवीज़न जेड है वो प्रोडक्ट डी को ट्रांसफ़र करेगा डिवीज़न वाई को। यानी जो डिवीज़न जेड है वो एक यूनिट की डी, जब वो एक जो यूनिट है प्रोडक्ट डी की उसके लिए वो कितना चार्ज करेगा, जब वो प्रोडक्ट डी की एक यूनिट उसको बेचेगा, डिवीज़न वाई को बेचेगा तो कितना चार्ज करेगा। ये मानते हुए कि जो पूरा डिवीज़न जेड है उस पूरे डिवीज़न जेड में सिर्फ 20,000 लेबर आवर अवेलेबल है ABCD इन सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब इतने ही आवर्स अवेलेबल है, यानी ये रिस्ट्रिक्ट हो गया फैक्टर। यानी ये जो 20 आवर्स है ये क्या हो गया हमारे लिए? की फैक्टर हो गए। यही डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, यानी इसी के साथ हमें खेलना है। ठीक है, तो और एक बात और मैं बता देता हूँ। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो सेल्स लॉस्ट हो गई है वही तो होती है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो हमें देखिए इन सभी ABCD प्रोडक्ट की हमें क्या दे रखी थी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी थी और वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी थी। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। तो यानी ये पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन है। और पर यूनिट पे लेबर आवर लगी कितनी है? वो 3 रुपये की लगी है ए पे, बी पे लगी है 4 रुपये, बी पे लगी है 4। ये बी की एक यूनिट बनाने के लिए 4 लेबर आवर लग रहे हैं, सी की एक यूनिट बनाने के लिए 2 लेबर आवर लग रहे हैं और डी की एक यूनिट बनाने के लिए 3 लेबर आवर लग रहे हैं। ठीक है, तो यानी अगर एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन 20 रुपये है और एक यूनिट में 3 लेबर आवर लग रहे हैं, सॉरी 3 लेबर आवर लग रहे हैं। अब कंट्रीब्यूशन 20 रुपये है, यानी एक लेबर आवर की कंट्रीब्यूशन कितनी निकलती है इसमें? तो डिवाइड कर दो 20/3 तो 6.67 आ गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट बी का देखते हैं कि प्रोडक्ट बी की जो एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन है वो 40 रुपये की है। और प्रोडक्ट बी में एक यूनिट में बनाने लगते हैं एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 लेबर आवर। तो यानी अगर 4 लेबर आवर लगते हैं तो एक लेबर आवर की कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? 11.5। इसी तरीके से सी और डी की कंट्रीब्यूशन निकालो। अब इनको रैंक दे दो कि सबसे ज़्यादा एक लेबर आवर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन प्रोड्यूस करता है? सी। फिर करता है सेकंड रैंक दो डी को, फिर थर्ड रैंक दो बी को, और सबसे आखिरी रैंक दो फोर्थ को। अब देखो रैंकिंग का मतलब क्या हो? रैंकिंग हम देते क्यों हैं? सिंपल सी बात है यार, जहाँ पे हमें 1 घंटा काम करके या हम एक लेबर आवर लगा करके सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे ना। तो ये रैंकिंग यही डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले आपको कौन से प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप एक लेबर आवर लगाओगे तो आपको 25 रुपये मिलेंगे, और देखो फोर्थ में एक लेबर आवर लगाओगे तो आपको करीब 6.5 रुपये मिलेंगे। तो आप कहाँ पे लेबर आवर ज़्यादा लगाना चाहोगे? जाहिर सी बात है सी पे ज़्यादा लेबर आवर लगाओगे, क्योंकि तभी तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करोगे अपने आप प्रॉफिट को। ठीक है,
तो अभी भूल जाओ फिलहाल के लिए कि डिवीज़न जो वाई है उसकी कोई डिमांड भी है। अगर डिवीज़न वाई की डिमांड नहीं रहती, अगर आप इनको अगर बाहर में बेचते तो आप कितने कितने यूनिट्स बेच पाते। क्योंकि हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि कितने कितने यूनिट बेच पाते, जाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास जो लेबर आ रहा है वो क्या है, लिमिटेड है। उसी लेबर आर में सारे चीज़ आपको करनी है। तो अगर इंटरनल जो डिवीज़न है, डिवीज़न वाई उसकी डिमांड नहीं रहती तो बाहर में आप कितने बेच पाते ये सारे प्रोडक्ट्स। और जो लेबर आर है 28,000 लेबर आर्स का यूज़ करके। देखो हमारे पास लेबर आर अवेलेबल कितने हैं, 20,000 ही लेबर आर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, जैसी बात है सी बनाना चाहेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर की में प्रॉफिट इसी में आ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले सी बनाते। तो सी की डिमांड है कितनी, देखो सी की डिमांड है 2300 यूनिट। तो सबसे पहले हम 2300 यूनिट बनाएंगे। तो 2300 यूनिट को, और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगता है। तो 2300 गुणा 2 इक्वल टू 4600 आ। तो 4600 घंटे का बचे 20, अब हमारे बचे 20 में से 4600 घंटे का हमारे बचे 15,400 घंटे। अब सी के बाद हम कौन सी दूसरी यूनिट बनाएंगे, तो सी के बाद सेकंड रैंक है डी को, यानी अब हम डी यूनिट बनाएंगे। तो डी यूनिट कितनी बनाओगे, डी यूनिट की डिमांड 1600 है तो 1600 तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो 1600 अब बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने में। यानी पूरे डी के जो पूरी डिमांड है उसको फुलफिल करने में आपके कितने लेबर आर लग जाएंगे, 4800 के लेबर आर हमारे लग जाएंगे। यानी प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी बनाने के बाद आपके पास कितने घंटे बच जाएंगे, 1600 घंटे बच जाएंगे हमारे पास। अब थर्ड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, थर्ड रैंक हमने इसको दे रखी है बी को, तो हम बी वाला बनाएंगे। तो बी की डिमांड इतनी है और एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। यानी टोटल जो लेबर आ रहा है वो कितने लग जाएंगे प्रोडक्ट बी को बनाने में, 10,000 और कम हो गए हमारे पास। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट ए है उसके लिए हमारे पास बचे कितने, सिर्फ 600 घंटे बचे। तो देखते हैं कि क्या 600 घंटे में जो प्रोडक्ट ए है उसकी डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ए का जो डिमांड है वो है 2800 यूनिट का। कितने का डिमांड है, 2800 यूनिट का। और प्रोडक्ट ए को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगता है, 3 घंटे लगता है। तो यानी जो टोटल इसकी जो लेबर आर रिक्वायर्ड है वो है 8400। बट हमारे पास 8400 तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ 600 लेबर आर है। तो हम देखेंगे कि 600 लेबर आर में हम कितना जो है यूनिटें बना सकते हैं। तो देखो 1 घंटे में 3 घंटे में 1 यूनिट बन जाती है इसकी। अगर 3 लेबर आर हम लगाएं तो प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बन जाएगी। तो हमारे पास 600 घंटा अवेलेबल है। तो कितने यूनिट बनेगी, तो 600 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, यानी 200 यूनिट हम बना पाएंगे। ठीक है, और इधर 600 लेबर आर माइनस कर देंगे क्योंकि हमने 600 के 600 हमने यूज़ कर लिया है। तो यानी अगर इंटरनल ट्रांसफ़र के नहीं होता, मतलब कि अगर इंटरनल डिमांड क्रिएट नहीं होती डिवीज़न जेड से, सॉरी डिवीज़न वाई से, तो हम मार्केट में कुछ इस तरीके से अभी तक तो बेचते हैं। अब देखो अभी तक हम ये करते थे, लेकिन अब जो है वो डिमांड आई है डिवीज़न वाई की। तो अब हम देखो क्या करेंगे। तो देखो जब भी इंटरनल डिमांड होती है तो सबसे पहले तो उसको फुलफिल किया जाता है, फिर उसके बाद तो आप कंट्रीब्यूशन आपका जाए भाड़ में, क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसके ऊपर, कंट्रीब्यूशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट थर्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, फिर भी आपको सबसे पहले वही बनाना है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सबसे पहले हम वो वाला प्रोडक्ट बना रहे थे जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है, क्योंकि हमारे पास लेबर आर लिमिटेड थे। इसलिए हम लेबर आर वहाँ पे यूज़ करना जाते थे जहाँ पे एक लेबर आर यूज़ करके हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। बट अब चूँकि आपको इंटरनल डिमांड है तो आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी एज अ होल बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र जब आया, देखो इंटरनल ट्रांसफ़र से पहले ये काम होता था, अब इंटरनल ट्रांसफ़र के बाद देखो क्या काम होगा। 20,000 घंटे हमारे पास अवेलेबल हैं और जो इंटरनल डिमांड है उसको फुलफिल करने में हमारे पास कितने घंटे हमारे चाहिए, देखो 2500 यूनिट इंटू 3 यानी 7,500 घंटे तो इंटरनल डिमांड में हमारे चल गए। बचे कितने, 12,000, सिर्फ 500 यूनिट बचे हैं। तो जहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे 20,000 यूनिट बच रहे थे, अब वहाँ पे सिर्फ हमारे पास 12,500 यूनिट बचे हैं। अब 12,500 यूनिट्स को हम इसी रैंकिंग में दोबारा से बांट देंगे। आप ये मान करके चलो कि जैसे जो आप पहले कर रहे थे ना वही आप अभी भी करोगे, बस यहाँ पे आपको 20,000 घंटा जो पहले अवेलेबल था, अब इंटरनल जो ट्रांसफ़र है उसके करने के बाद अब जो घंटा बचेगा वो आप वो घंटे यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक इसी तरीके से, इसी मतलब सीक्वेंस में आप यूज़ करोगे। तो ठीक है, 12,500 घंटा बचा हमारे पास इंटरनल ट्रांसफ़र को करने के बाद। उसके बाद सबसे पहले हम शुरू से क्या करेंगे, प्रोडक्ट सी को हमने फर्स्ट रैंकिंग देखी तो सबसे पहले प्रोडक्ट सी बनाएंगे। प्रोडक्ट सी की डिमांड कितनी है, 2300 यूनिट की है। तो 2300 को यूनिट को और 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगता है, यानी 4600 घंटे हमारे यहाँ पे गए। फिर उसी तरीके से फिर प्रोडक्ट बी बना देंगे सेकंड रैंकिंग पे। फिर थर्ड रैंकिंग पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बी। लेकिन
हमारे पास अवेलेबल हार कितने हैं, 3100 घंटे हैं। और जो प्रोडक्ट बी जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमारे कितने घंटे चाहिए, तो देखो प्रोडक्ट बी की डिमांड है 250 यूनिट और एक यूनिट को बनाने में लगते हैं हमारे पास 4 घंटे। तो यानी हमें टोटल 10,000 घंटे चाहिए, बट हमारे पास 3100 घंटे ही है ना। चाहिए टोटल 10,000 प्रोडक्ट बी को बनाने में, लेकिन हमारे पास है कितने, 3100 घंटे हैं। तो यानी प्रोडक्ट बी की हम कितने यूनिट बना पाएंगे, तो 3100 डिवाइड बाई 4 एटलीस्ट 775 ही यूनिट बना पाएंगे, जबकि डिमांड इसकी है कितने की, इसकी डिमांड है 2500 यूनिट की। और प्रोडक्ट ए की बात हुई थी, प्रोडक्ट भाई लेबर आर तो बचे ही नहीं, हम बी ही पूरा नहीं बना पाए, तो जो सबसे 4th रैंक हमने दे रखा ए को, तो ए तो हम क्या ही बना पाएंगे। तो यानी हम यहीं तक बी तक ही सिमट कर रह गए, वो भी बी हमने पूरा नहीं किया। यानी दो सिचुएशन आई हमने देखी कि जब हमारे पास इंटरनल डिमांड नहीं थी तब हमने क्या किया था, जब हमारे पास एक्सटर्नल डिमांड, जब हमारे पास इंटरनल डिमांड आई तब हमने क्या किया। तो देखो इंटरनल आउटसाइड सेल हमारी कितनी हो रही है, जब हमारे पास इंटरनल डिमांड नहीं थी तो इतनी हो रही थी हमने देखा। और जब हमारे पास इंटरनल डिमांड आई तब एक्सटर्नल सेल कितनी हुई, देखो ए की तो सेल हो ही नहीं पाई क्योंकि इसको हमने 4th रैंकिंग दे रखा था, तो हमारे पास इतने लेबर बचे ही नहीं कि हम ए बना पाएँ। बी भी हम देखो यहाँ पे पूरा बना ही नहीं पाए, है ना। हाँ, सी बनाया हमने डी, और डी तो हमने जितनी एक्सटर्नल डिमांड थी सारी की सारी हमने फुलफिल कर दी थी डी के। तो डी के ये मत कहना है, देखो यहाँ पे वो मत जोड़ना ना कि 16,000 तो बाहर गए और घर में जो हमने 2,500 बनाई वो नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम आउटसाइड सेल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो आउटसाइड सेल है यहाँ पे सिर्फ, तो आउटसाइड सेल 1600 की थी, हमने 1600 बना करके बेच दी। तो यानी हमने कितना आउटसाइड सेल अपना लॉस्ट कर दिया इंटरनल ट्रांसफ़र की वजह से। तो देखो ए की पूरी ए की कितनी यूनिट्स पहले बाहर सेल हो जाती थी, ए की पहले हो जाती थी पूरी 2800 यूनिट सेल, नहीं 2800 नहीं, 2800 तो डिमांड थी, सेल कितनी हो जाती थी 200 यूनिट, जब हमारे पास इंटरनल ट्रांसफ़र नहीं था तो 200 यूनिट सेल हो जाती थी। लेकिन अब कितनी होती है, घंटा कुछ नहीं होती है, हो ही नहीं पाई, इसका लेबर आर नहीं बचे। बी के लिए सिर्फ 775 यूनिट हुई और डिमांड कितनी थी 2,500 यूनिट की, यानी 1,725 यूनिट का हमारा लॉस हो गया। सी और डी की तो हमने टोटल मतलब हमने डिमांड फुलफिल कर दी थी आउटसाइड मार्केट की, यानी इतना अगर हमारे पास यूनिट और होते, यानी लेबर आर कुछ हमारे पास और होते तो हम इतना यूनिट सेल कर सकते थे, बट चूंकि वो लेबर आर यूज़ हो गया इंटरनल ट्रांसफर में, इसलिए हम इतना जो है आउटसाइड सेल नहीं कर पाए, इतनी डिमांड थी, यानी इतना क्या हुआ, इतना सेल हमारा लॉस्ट हो गया, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई हमारी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर क्या हुई, सेल लॉस्ट। तो से देखो 200 यूनिट जो एक ही गई, 200 यूनिट एक ही गई और 1725 यूनिट गई बी की, तो इनको पर कितना कंट्रीब्यूशन हमें हो सकता था अगर हम बेचते तो बी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपये है, और नहीं सॉरी ए की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपये है और बी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 रुपये है, यानी हमें टोटल कंट्रीब्यूशन का हमारा लॉस कितना हुआ 83,350। यानी जो 2,500 यूनिट है उसकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, सबको पता है यार, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो 2,500 यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हम लेंगे, प्लस जो आपके इंटरनल ट्रांसफ़र को फुलफिल करने के चक्कर में जो हमारा आउटसाइड जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है हम वो भी आपसे रिकवर करेंगे। तो आउटसाइड कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ, टोटल 80,350 का लॉस हुआ है, यानी टोटल जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है वो ये है 2,500 यूनिट के लिए। तो 2,500 यूनिट के लिए अगर ये है तो पर यूनिट के लिए कितनी होगी, तो 2,500 से इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो पर यूनिट हमारी 118.34 निकल गई, यानी मिनिमम हम आपसे इतना तो लेंगे ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा है ट्रांसफ़र प्राइस निकालने के लिए, तो जब हम ये हमसे ट्रांसफ़र प्राइस निकालने के लिए कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस निकालते हैं, मैक्सिमम नहीं निकालते, मिनिमम में हमेशा निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है, मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस निकाला है।